गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? बहुत बढ़िया बढ़िया ना, क्योंकि अभी अपना टॉपिक भी बढ़िया चल रहा है। और अपना टॉपिक है आज का फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? और 100% इसमें से पूछेंगे। अगर नहीं पूछे तो पेपर फाड़ देना, अपना नहीं बाजू वालों का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. So that activity of enzyme, it is affected by a change in conditions which can alter the tertiary structure of protein. मतलब कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो किसके थ्रू अफेक्टेड होती है? तो इट कैन बी अफेक्टेड बाय अ कंडीशन। बट कौन सी कंडीशन? तो वो कंडीशन कि जो एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। कैसे? तो वी नो दैट एंजाइम इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंड हमने जो देखा है कि भाई ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, इट इज एक्टिव और फंक्शनिंग प्रोटीन, कि जो एक्ट करता है एज अ एंजाइम। तो जो कंडीशन जिसकी वजह से इसका ये टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए या उस पर अफेक्ट हुए, तो जो प्रोटीन को अफेक्ट करता है वो फैक्टर्स ऑब्वियसली एंजाइम को अफेक्ट करेंगे। सही बात है ना? क्योंकि प्रोटीन नहीं रहेगा तो एंजाइम नहीं रहेगा। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो मेन है फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड पीएच, थर्ड चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंड फोर्थ बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट regulate its activity. We'll see one by one in detail. So let's start with temperature and pH. तो remember that temperature and pH दोनों अफेक्ट करता है। जैसे बात करें तो टेम्परेचर की, तो नॉर्मली एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे मैं बात कर लूँ कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, राइट, तो नॉर्मली टेम्परेचर रेंज होती है 25 टू 40 डिग्री। ये नॉर्मल उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, राइट? अच्छा, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब क्या? तो जब एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होए उसको बोलते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब कि वो ऐसा टेम्परेचर है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर एक्टिव, दे आर हाईली एक्टिव, दे हाईली बाइंड्स विथ सबस्ट्रेट एंड दे हाईली कन्वर्ट, कैरी आउट दैट रिएक्शन एंड दे कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो वो हो जाएगा उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब नॉर्मली ऐसा बोला जा सकता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर नॉर्मली 25 टू 40 डिग्री होता है, राइट? तो ध्यान रखना, डिफरेंट एंजाइम, मोस्ट इंपोर्टेंट एडिशनल बोल रही हूं, डिफरेंट एंजाइम हैव सेम टेम्परेचर ऑप्टिमा। नॉर्मली कौन सा? 25 टू 40, राइट? क्योंकि मेजोरिटी यही टेम्परेचर में सब फंक्शन कर सकते हैं। बट देर आर सम एंजाइम्स, सम ऑर्गेनिजम्स विच आर लाइव्स इन हॉट स्प्रिंग, राइट? और जो हॉट स्प्रिंग में गरम गरम पानी होता है वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे सल्फर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हॉट स्प्रिंग या फिर जो जैसे अपने नहीं है टुआ टिम्बा में है गर्म पानी के कुंड, राइट? तो हॉट वाटर स्प्रिंग जहाँ का टेम्परेचर 80 टू 90 डिग्री होता है, वहाँ पे भी जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होते हैं उसको बोलते हैं थर्मोफाइल्स, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उसको? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो नॉर्मली ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर ऑप्टिमा 20 टू 40 डिग्री है, 25 टू 40, बट सम ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर।
तो ये जो ऑर्गेनिज्म हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव होते हैं उनके एंजाइम भी हायर टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं। मैंने आपको एक्सेप्शनल बोल दिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, राइट। कहाँ पे रहते हैं? हॉट वाटर स्प्रिंग, राइट, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं, थर्मोफाइल्स बोलते हैं। क्लियर अप टू हियर? ओके फाइन। चलो, तो ये हो गई बात टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑप्टिमा याद रखना कि नॉर्मली ऑर्गेनिज्म की बड़ी बात करें, राइट, तो वो उसका ऑप्टिमा टेम्परेचर के लिए कितना है? 25 to 40। ओके, अच्छा, अगर किसी को याद नहीं है कि भाई मैडम ये ऑप्टिमा फिर से समझाओ, तो आप इसके लिए लिख सकते हो ऑप्टिमा के लिए, तो दैट पीएच और टेम्परेचर दोनों में ऑप्टिमम शब्द है ना, ऑप्टिमम वर्ड है मतलब, सॉरी। तो पीएच और टेम्परेचर दोनों की बात करें तो व्हेन द पीएच और टेम्परेचर व्हेन दैट एंजाइम activity is maximum, right? The pH or temperature when the enzyme activity is maximum is called optimum pH or temperature. तो when enzyme activity is maximum is called optimum pH or temperature. तो different enzyme having same temperature optima, right? अब मैं और कुछ लिखने जा रही हूँ, समझ लो। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा, ध्यान रखना, जब टेम्परेचर की बात करें तो लोअर टेम्परेचर की बात करें तो लोअर टेम्परेचर में वो हो जाता है इनएक्टिव स्टेट। लोअर टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। और अगर हम हायर टेम्परेचर की बात करें तो हायर टेम्परेचर में वो डीनेचर हो जाता है, राइट। ये एक्टिव नहीं रहता, ये तो पूरा उसका स्ट्रक्चर ही घुमा देता है, दैट इज डीनेचर, राइट। दैट मीन्स कि वो अभी इट इज नॉट एफिशिएंट, वो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तो इनएक्टिव है, अगर शायद उसको टेम्परेचर मिला तो एक्टिव हो सकता है, बट जब वो डी नेचर हो जाता है तो फिर उसका वापस स्ट्रक्चर गेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी लिखा है, ओके। अच्छा, मैं और एक चीज़ बोलने जा रही हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना। different enzyme have different pH optima. This is most important question है, ये पूछा हुआ है नीट में। different enzyme have different pH optima. चलो सोचो ऐसा क्यों हो सकता है। ओके, चलो, तो बात कर लेते हैं डिफरेंट पीएच ऑप्टिमा। तो कुछ एंजाइम्स के मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं बोल देती हूँ आपको। तो हमको पता है पीएच क्या है, तो आपको आया हुआ है पहले, आई थिंक सो आया होगा, नहीं आया है कि भाई pH इज इक्वल टू -log-H+। अच्छा, pH पता है ना, अगर बिलो 7 है तो एसिडिक, 8 बीच में न्यूट्रल,
और मोर देन 8 बेसिक, ठीक है ना। 7 वो उसका न्यूट्रल होता है, उसके नीचे एसिडिक और उससे ऊपर बेसिक। अब जब हम एंजाइम की बात करें तो अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पे एक्टिव होते हैं। जैसे अपने स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है। जो गैस्ट्रिक जूस में उसमें एक हार्मोन है, उसमें एक एंजाइम है पेप्सिन। अब आपको पता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसके स्ट्रक्चर में डाइल्यूट HCl होता है। तो डाइल्यूट HCl की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है उसका एनवायरमेंट एसिडिक होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम फंक्शन करता है पेप्सिन, इट इज बाय नेचर, मतलब कि वो कौन से पीएच में काम करता है, एसिडिक पीएच में। तो पीएच ऑप्टिमा पेप्सिन के लिए हो जाएगा एसिडिक पीएच, क्योंकि जब एसिडिक पीएच होगा तब भी पेप्सिन एक्टिवेट होगा, पेप्सिनोजन में कन्वर्ट होगा और तब जाके वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म है, उसका एक्टिव फॉर्म हो जाएगा पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन फंक्शन करता है एसिडिक पीएच। जैसे ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो अपना डाइजेस्टिव जूस है पैंक्रियाटिक जूस, उसमें होता है ट्रिप्सिन। तो पैंक्रियाटिक जूस जो ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन अपना मैक्सिमम फंक्शन करता है, बट वहाँ पे पीएच होता है बेसिक पीएच। और जो सलाइवरी एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज वो काम करता है न्यूट्रल पीएच पे। तो आप देख सकते हो कि भाई जो अलग अलग एंजाइम है उसका ऑप्टिमा अलग अलग है, कोई एसिडिक पे, कोई बेसिक पे, कोई न्यूट्रल पे। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंट एंजाइम हैव सेम टेम्परेचर ऑप्टिमा बट डिफरेंट एंजाइम हैव डिफरेंट पीएच ऑप्टिमा। क्लियर? लिख दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट 100% नीट में पूछा हुआ है और पूछने के चांसेस बहुत ही है। क्लियर? तो मैंने आपको टेम्परेचर का क्लियर कर दिया है एकदम अच्छे से, ठीक है। ओके, चलो अब थोड़ा आगे जाते हैं। तो अभी एक चीज हमारी बाकी है, तो वो देख लेते हैं। तो हमने ये देखा टेम्परेचर और पीएच। तो टेम्परेचर और पीएच की बात करूं तो आपकी बुक में एक ग्राफ दिया है, ये ग्राफ नीट में पूछा हुआ है। सिंपली आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस यहाँ पे दिया है एंजाइम एक्टिविटी, दिस इज एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पे दिया है पीएच, सेम वे पीएच के बदले दूसरे में दिया है टेम्परेचर, और ग्राफ ऐसे दिया है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब तक पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट यूनाइट हुआ, प्रोडक्ट हुआ, एक ऑप्टिमम पीएच तक रिएक्शन होगा। फिर जब पीएच, जैसे यहाँ पे समझ लो कि पीएच 1 2 3 4 कोई भी है, या फिर टेम्परेचर समझ लो कि 10 15 20 25 30, राइट। तो समझ लो कि जब 30 की 35 पीएच तक टेम्परेचर जब होगा तो रिएक्शन होगा। उसके बाद समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ गया 40 के बाद, तो रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? वैसे ही जो पीएच फेवरेबल है वहाँ तक रिएक्शन होगा, फिर जैसे पीएच डाउन हुआ तो रिएक्शन कम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं उसका पीएच ऑप्टिमा या फिर टेम्परेचर ऑप्टिमा। बट पीएच ऑप्टिमा का ग्रोथ अलग अलग हो सकता है ग्राफ, क्योंकि कुछ एंजाइम एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, कुछ न्यूट्रल में होंगे, तो कुछ एंजाइम बेसिक पीएच में उसका ऑप्टिमा होगा। देखो, आप देखो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ पे एसिडिक होगा, ये मैंने सेंटर में ड्रॉ किया, और आप देख सकते हो ये उसका पीछे, मतलब बिगिनिंग में रिएक्शन स्लो होगा, बट समझ लो कि टेम्परेचर 9 है तब जाके उसका रिएक्शन हाई होगा। यहाँ पे 7 समझ लो, यहाँ पे 3 समझ लो। ये है किसके लिए? पीएच। ये आपकी बुक में नहीं दिया है,
जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई जब पीएच ऑप्टिमा एसिडिक होगा तो एसिडिक पीएच में ग्रोथ हाई होगा, मतलब कि रिएक्शन हाई होगा। अगर न्यूट्रल पीएच पे एंजाइम ऑप्टिमा है तो न्यूट्रल में रिएक्शन हाई होगा। और अगर पीएच बेसिक है और एंजाइम बेसिक पीएच पे मैक्सिमम फंक्शन करता है तो आपको ग्राफ ऐसे देखने मिलेगा, मतलब बेसिक पीएच पे उसका ग्रोथ एकदम हाई होगा। ग्रोथ मतलब रिएक्शन, समझ लो आप। मैं ग्रोथ बोल रही मतलब क्या, कि वो टाइम पे रिएक्शन मैक्सिमम होगा। यहाँ पे एसिडिक पीएच में रिएक्शन मैक्सिमम, यहाँ पे न्यूट्रल में रिएक्शन मैक्सिमम, और यहाँ पे बेसिक में रिएक्शन मैक्सिमम। अच्छा, रिएक्शन मैक्सिमम मीन्स व्हाट? वो कंडीशन में सबसे ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ यूनाइट होंगे और मैक्सिमम रिएक्शन करेंगे। और जब भी मैक्सिमम ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो मैक्सिमम प्रोडक्ट रिलीज होंगे। क्लियर? तो टेम्परेचर ऑप्टिमा सेम, बट अगर हम बात करने जाएं पीएच की तो पीएच ऑप्टिमा डिफरेंट होगा। क्लियर? चलो अब और एक ग्राफ जो मस्त है वो समझा रही हूं। ये भी बहुत पूछते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का हम डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये है वेलोसिटी, जो उसका रेट है, वेलोसिटी, और यहां पे हम एक्स पे लिख रहे हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? तो जब अगर ऐसा प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं तो देखो, बिगिनिंग में एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ यूनाइट होगा, रिएक्शन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और जब सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ यूनाइट हो गए, ये मैक्सिमम, फिर रिएक्शन स्टेबल हो जाएगा। राइट? देखो, बिगिनिंग में ईएस यूनाइट हुए 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 फॉर्म हुआ 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 हुआ, और जब सारे एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट यूनाइट हो जाएगा, फिर अब रिएक्शन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। एक कॉमन चीज़ है कि अगर 50 एंजाइम एंड 50 सबस्ट्रेट है तो U2 यूनाइट हुए 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 एंजाइम के साथ 50 सबस्ट्रेट यूनाइट हो गए तो अब रिएक्शन स्टेबल हो जाएगा। दूसरा समझ लो कि अगर 50 एंजाइम है और 60 सबस्ट्रेट है तो भी ये रेट यहाँ से स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो 10 सबस्ट्रेट है उसके लिए एंजाइम नहीं है। ठीक है? तो फिर यहाँ से रिएक्शन स्टेबल हो जाएगा। तो आप ये जो देख सकते हैं उसको बोलते हैं वी मैक्सिमम। क्या बोलते हैं उसको? वी मैक्स। मतलब कि यहाँ पे जो रेट है वो एकदम मैक्सिमम हाई रेट है। राइट? ओके, अब समझ लो मैं उसका आधा कर रही हूँ तो ये उसका हो गया आधा, जिसको बोलते हैं वी मैक्स बाई 2। सही है ना? यहाँ पे रिएक्शन हाईएस्ट होगा तो यहाँ पे रिएक्शन आधा होगा। मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि भाई यहाँ पे 50 एंजाइम के साथ अगर 50 सबस्ट्रेट यूनाइट हुए हैं तो मैं ये समझ सकती हूँ कि भाई यहाँ पे 25 यूनाइट हुए होंगे। हुए है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट एज्यूम कर रही होंगी कि अगर यह कंडीशन में 50 यूनाइट होंगे तो यहाँ पे 25 हुए होंगे। तो जिसको बोलते हैं वी मैक्स बाई 2। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट वी मैक्स बाई 2 जो है वही टाइम पे जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है उसको बोलते हैं के एम। दिस इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। तो के एम इज इक्वल टू वी मैक्स बाय 2। के एम जिसको बोलते हैं माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट। Michaelis mention constant. This is most important. What is Km? तो remember Km is equal to V max by 2. मतलब कि Km वो वैल्यू है कि जब रिएक्शन कैसा हो जाता है, हाफ होता है। राइट? वहाँ पे रिएक्शन कैसा होता है,
हाफ होता है। क्लियर? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज के एम? तो के एम इज इक्वल टू वी मैक्स बाय 2, राइट? अच्छा, आप इतना याद रख सकते हो कि हायर द के एम द एफिनिटी, अगर के एम यहाँ पे ज़्यादा होगा तो एफिनिटी कम होगी। लोअर द एफिनिटी एंड लोअर के एम, देन देखो आप देख सकते हो यहाँ पे के एम लो है तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट एकदम फटाफट यूनाइट हो गया, तो हायर द एफिनिटी, राइट? तो आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई दैट के एम इंडिकेट्स affinity of enzyme for its substrate. क्लियर? काफ़ी चीज़ें मैंने एडिशनल की है, बोली है आपको नीड पर्पस, बट इसके थ्रू आपका एंजाइम क्या है एकदम बाय हार्ट हो जाएगा और 100% आपको वो क्लियरली आ जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया फैक्टर्स, 2 फैक्टर, टेम्परेचर एंड पीएच, राइट? चलो ध्यान रखना, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलने जा रही हूँ मैं, जो भी नेक्स्ट है, थर्ड आ रहा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? अच्छा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो भी एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करता है, राइट? सो विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। समझ लो कि 50 एंजाइम है और 50 सबस्ट्रेट है, या फिर 50 एंजाइम और 60 सबस्ट्रेट है, तो बिगिनिंग में रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन उसका मैक्सिमम हो जाएगा, रेट वी मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, बट फिर उससे आगे ज़्यादा रिएक्शन में इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई एंजाइम 50 है, सबस्ट्रेट 60 है, तो जहाँ तक 50 एंजाइम और 50 सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तब तक रिएक्शन मैक्सिमम होगा। फर्दर इंक्रीज एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट increase the rate of reaction as there is no free active site for enzyme, because as the enzyme is, in this case that enzyme is having 50 active site, so it can bind with 50 substrate only, right? तो बाकी 10 सबस्ट्रेट भले ही एक्स्ट्रा है बट वहाँ पे उसका रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? ओके। तो दिया है यहाँ पे कि भाई this is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecule, and after saturation of this molecule there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecule, as I discussed earlier, right? So the activity of enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme। ये अपना फोर्थ फैक्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये समझ में आ गया ना सबस्ट्रेट का। या फिर दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे नहीं होती है समूह लगन होता है हर एक कास्ट का, है ना, अलग अलग लोग वहाँ पे शादी करने एक ही जगह पे आते हैं। अब समझ लो कि कोई जगह पे ऐसे समूह की शादी है, तो समझ लो सिंपल वे में वहाँ पे अगर शादी है तो 50 दूल्हे होंगे और 50 दुल्हन होगी, तो 50 लोगों की शादी हो जाएगी, कपल बनेंगे 50। बट अगर 50 दूल्हे हैं और दुल्हन 55 है तो डॉन से एक के दोस्त के साथ शादी करवा लो, ऐसा नहीं होता है। तब भी दुल्हन भले ही 5 एक्स्ट्रा दुल्हन है
बट शादी तो होगी, कपल बनेंगे, 50 कपल बनेंगे, किसी को 2 के साथ शादी नहीं करनी है। सो डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। तो समझ सकते हो कि भाई 50 दुल्हे हैं, 50 दुल्हन है, तो शादी 50 लोगों की होगी, कपल बनेंगे 50। फिर वो 5 दुल्हन एक्स्ट्रा रही तो उसकी शादी नहीं होगी। सेम वे 50 एंजाइम, 50 सबस्ट्रेट, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा 50 और प्रोडक्ट बनेगी 50, राइट। अब थोड़ा आगे बोल रहे हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्ट होए तो भी ये जो एक्टिविटी है एंजाइम की उसकी पे अफेक्ट होता है, राइट। तो अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, दैट इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। और ये जो इनहिबिशन होता है एंजाइम एक्टिविटी का, ये जो इनहिबिशन होता है, एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिशन इज डन इन 3 स्टेप, मतलब कि 3 वेज, स्टेप नहीं 3 वेज। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, second is non-competitive inhibition, and third is feedback inhibition या फिर एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अपनी बुक में नहीं है बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट, और समझाऊंगी मैं तो आपको आ जाएगा यूं एकदम फटाफट, बिकॉज ये सबसे इजी है, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। पहले ये समझ लो कि कोई केमिकल एंजाइम के साथ रिएक्ट होता है और मतलब कि कंपटीशन करता है, मतलब कि यहाँ पे सिंपली समझ लो कि केमिकल एंजाइम के साथ यूनाइट होता है और रिएक्शन को स्टॉप करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा केमिकल है उसको हमने बोला इनहिबिटर, और ये जो प्रोसेस है वो क्या करता है, उसको स्टॉप करता है। जो स्टॉप करता है उसको बोलते हैं इनहिबिशन। समझ में आया? तो जो केमिकल ये रिएक्शन को स्टॉप करता है वो केमिकल को बोलते हैं इनहिबिटर, राइट। और ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इनहिबिशन। क्या बोलते हैं ये प्रोसेस को? इनहिबिशन, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि भाई जो इनहिबिशन है, ये इनहिबिशन की मतलब कि कैसे वो इनहिबिटर रिएक्शन को स्टॉप करता है। तो मैंने आपको 3 वेज बताए, एक कॉम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव और तीसरा फीडबैक। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वेरी इजी, राइट। अच्छा, अब पहले तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हमको पता है ना कि जो केमिकल सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है हम उसको बोलते हैं इनहिबिटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि दैट इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट, इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट बोथ आर सिमिलर, दोनों सिमिलर है। सो दे बाइंड और सो दे compete for binding with active site, right। तो क्या करते हैं वो एक्टिव साइट के साथ बाइंडिंग करने के लिए कंपटीशन करते हैं। जैसे ये अपना एंजाइम है और ये अपना सबस्ट्रेट है, बट ये उसके जैसा ही इनहिबिटर है, राइट। तो देखो अब दोनों की साइड सेम है। तो यहाँ पे सॉरी ये अपना सबस्ट्रेट है
ये क्या है? सबस्ट्रेट। ये क्या है? इनहिबिटर। तो इसको कॉम्पिटिटिव क्यों बोला? तो इसको कॉम्पिटिटिव इसलिए बोला कि यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखता है और वो एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है, राइट? अगर यही रिएक्शन हुआ तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊं। तो चलो, कंपटीशन हो गई और इनहिबिटर आ गया। तो यहाँ पे जॉइंट हो गया सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा इनहिबिटर। समझ लो कि भाई चलो 100 एंजाइम है 100%, और 100% अगर सबस्ट्रेट बाइंड होते तो हमें प्रोडक्ट मिलती 100%। बट यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 50% सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं, 50% इनहिबिटर बाइंड होते हैं, तो 50% जो एंजाइम की साइट है वो तो ब्लॉक हो गई जस्ट ड्यू टू दैट इनहिबिटर। तो अब जब सबस्ट्रेट बाइंड हुए तो आप समझ सकते हो कि हमें प्रोडक्ट मिलेगी कितनी परसेंटेज? 50% प्रोडक्ट मिलेगी, राइट? अगर यही रिएक्शन और कैरी आउट होता है तो अब समझ लो कि वापस हमने 50 एंजाइम के साथ काम चालू किया, तो 50 एंजाइम में अगेन वही कंपटीशन हो रही है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर। समझ लो कि 50% है, तो आप समझ सकते हो कि अब आपको सिर्फ 25% प्रोडक्ट मिलेगी। क्यों? बिकॉज अगेन 25% इज ब्लॉक्ड ड्यू टू इनहिबिटर। समझ में आ रहा है आपको? देखो स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, 25% अगेन रिएक्शन होगा तो अब आपको मिलेगा सिर्फ 12 या 30% प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज 12% या 13% क्या हो गई? ब्लॉक। आगे जाए तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी 6%। क्यों? 6% ब्लॉक। लाइक देखा? तो आपने देखा कि ईच एंड एवरी स्टेप जब भी जा रहा है 1 by 1 स्टेप, तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एवरी स्टेप में धीरे धीरे जैसे जैसे वो इनहिबिटर बाइंड होता है तो जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन स्लो हो रहा है। क्यों? बिकॉज दैट 50% साइट, एक्टिव साइट इज ब्लॉक्ड ड्यू टू इनहिबिटर। क्यों इनहिबिटर उसको ब्लॉक करता है? बिकॉज ये जो इनहिबिटर है इट इज सिमिलर विथ सबस्ट्रेट। मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, सो दे कॉम्पीट विथ एंजाइम एक्टिव साइट फॉर देयर बाइंडिंग। और आप देख सकते हो कि जब भी इनहिबिटर बाइंड होता है तो स्लोली 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 जो अपनी प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन स्लो हो रहा है, राइट? समझ में आया? तो ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का फंडा। अब एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इट इज रिवर्सिबल मैकेनिज्म। क्यों रिवर्सिबल मैकेनिज्म? तो जैसे 100 एंजाइम है, आपने देखा 50 सबस्ट्रेट और 50 इनहिबिटर है, बट अगर यही कंडीशन में मैं गलती से 150 सबस्ट्रेट कर देती हूं तो अब आप देख सकते हो कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन तो होंगी, बट सबस्ट्रेट 150 है, इनहिबिटर 50 है, तो हायर नंबर इसका है, तो ये मे बी कि भाई डोमिनेंट हो सकता है और इसके बाइंड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखना कि दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इट इज रिवर्सिबल मैकेनिज्म। क्यों? मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत बार नीट में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है? चलो अब थोड़ा आगे जाते हैं। अब थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 101% पूछे हुए हैं। तो जैसे बात करें सक्सीनेट,
succinate in the presence of enzyme succinate dehydrogenase, it is converted into fumarate. किसमें कन्वर्ट होता है? फ्यूमरेट. तो सक्सीनेट ये एक सबस्ट्रेट है. सक्सीनेट बाइंड होता है किसके साथ? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ, और वो बनाता है फ्यूमरेट. बट एक उसका कॉम्पिटिटर आ गया मेलोनेट. तो ये नीट में पूछा हुआ 100% क्वेश्चन है कि सक्सीनेट जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर किसका होता है? मेलोनेट. और मेलोनेट कॉम्पीट करता है फॉर बाइंडिंग विथ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस. तो ये सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सक्सीनेट जैसा स्ट्रक्चर सिमिलर किसका है? मेलोनेट. कंपटीशन कौन करता है? मेलोनेट. ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट. चलो सेकंड एग्जाम्पल. ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपकी बुक में है, तो ये तो 100% याद रखना. ये भी पूछते हैं. पाबा, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड. पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड in the presence of enzyme folic acid synthetase, it is converted into folic acid. तो पाबा it is very essential for growth of many pathogenic bacteria, right? Because PABA is converted into folic acid, and that folic acid is required for normal growth and reproduction of pathogenic bacteria. पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बहुत ज़रूरी है, उसको पाबा भी चाहिए, राइट, फॉर पैथोजेनिक बैक्टीरिया. अच्छा, अब पैथोजेनिक पता है ना, जो हमको डिसीज कॉज करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरिया. तो पाबा किसके लिए बहुत अच्छा है? फॉर पैथोजेनिक बैक्टीरिया. उसको ग्रो करने के लिए उसको पाबा बहुत काम का है. तो पैरामाइनो बेंजोइक एसिड जब भी फॉलिक एसिड सिंथेटेज की प्रेजेंट में वो कन्वर्ट होता है फॉलिक एसिड, और बहुत सारा फॉलिक एसिड बन गया तो आहा, मज़ा आ गया बैक्टीरिया को, क्योंकि उसको तो बहुत सारा खाना मिल गया जिससे वो इजीली ग्रो होगा और इजीली रिप्रोड्यूस होगा, मल्टीप्लाई होगा और हमको डिसीज करेगा. बट यही कंडीशन में हमको डॉक्टर देते हैं, जब इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमको देते हैं सल्फा ड्रग्स. क्या देते हैं हमको? सल्फा ड्रग्स. ड्रग्स में सल्फा ड्रग्स क्या करते हैं? तो सल्फा ड्रग्स इट इज सिमिलर टू पाबा, उसके जैसा स्ट्रक्चर है. तो जब भी सल्फा ड्रग्स ये एंजाइम के साथ यूनाइट होगा, फॉलिक एसिड सिंथेटेज के साथ सल्फा ड्रग्स यूनाइट होगा, तो फॉलिक एसिड बनेगा नहीं. तो यहाँ पाबा के साथ कंपटीशन की किसने? सल्फा ड्रग ने. और जब सल्फा ड्रग यूनाइट होंगे तो फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, और फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो जो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उसका ग्रोथ नहीं होगा, वो किल हो जाएंगे और हम अच्छे हो जाएंगे. समझ में आया कैसे? ठीक है, ओके. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, याद रखना. पाबा, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड, in the presence of enzyme folic acid synthetase, it is converted into folic acid, and that folic acid is required for normal growth of pathogenic organism. चलो नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, ये एडिशनल है. थर्ड एग्जाम्पल, दैट मिथेनॉल टॉक्सिसिटी, मिथेनॉल की जो टॉक्सिसिटी है, इट इज, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं बाय इथेनॉल, राइट. इथेनॉल इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर
फॉर एंजाइम, कौन सा एंजाइम? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो मैंने आपको ये कॉम्पिटिटिव के टाइप्स बताए, एग्जाम्पल बताए कि भाई कॉम्पिटिटिव क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, होप्स तो समझ में आया होगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट मैंने एकदम इजी वे में समझाया कि आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा इसका मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। तो जैसे ये आपकी नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी, तो ये आपका हो जाएगा V मैक्स। ठीक है, चलो अब मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ फॉर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो देखो ये हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, थोड़ी स्लो होगी स्लो होगी स्लो होगी, बट यहाँ पे तो वो फाइनल सेम हो जाएंगे। जब तक एंजाइम है तब तक वो रिएक्शन होगा, तो उसके लिए भी V मैक्स सेम हो जाएगा। ठीक है, अब चलो V मैक्स सेम है तो दोनों का V मैक्स बाई 2 भी सेम हो जाएगा, राइट। तो पिंक वालों के भी लिए भी V मैक्स बाई 2 सेम है, बट देखो इसका Km यहाँ पे है और इसकी बात करें तो उसका Km यहाँ पे है। समझ में आया? तो लिख दो 100% फॉर कॉम्पिटिटिव inhibition there is no change in Vmax no change, but Km value increases. Clear? Km value increases. Okay, fine. चलो, तो आपकी बुक में दिया है सेम जो मैंने अभी समझाया आपको, पूरा वही दिया है। फिर से एक बार देख लेते हैं आपको हम लोग कि when the inhibitor closely resembles to the substrate in its molecular structure then inhibits the activity of enzyme that is known as a, मैंने तो पूरा समझा दिया आपको, competitive inhibitor, right? Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor compete with the substrate for substrate binding site of the enzyme, right? The substrate can't bind, as the result the enzyme action declines. मैंने बोल दिया 50-50 पूरा समझा दिया आपको। यहाँ पे दिया है inhibition of succinate dehydrogenase by malonate. Why? It is closely resembles with succinate, right? And such competitive inhibitors are often used to control bacterial pathogens. हमने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पा बा पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड, राइट। और मिथेनल टॉक्सिसिटी का भी मैंने आपको समझाया। क्लियर? ओके, चलो अब थोड़ा आगे। चलो अब बारी आ रही है नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, चलो नॉन कॉम्पिटिटिव। अच्छा, नॉन कॉम्पिटिटिव राइट। चलो नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे पहले ड्रॉ करते हैं एंजाइम, तो समझ लो कि ये आपका एंजाइम है, राइट। चलो ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये है आपका इनहिबिटर, ये है सबस्ट्रेट। क्या होता है यहाँ पे,
तो हियर that inhibitor binds with substrate other site than the active site. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो इनहिबिटर है वो बाइंड हुआ, बट इट बाइंड्स रेदर देन एक्टिव साइट. मतलब कि इनहिबिटर एक्टिव साइट पे नहीं ज्वाइंट होता है, बट उसकी कोई अलग साइड पे ज्वाइंट होता है. तो इनहिबिटर हियर इट इज नॉट बाइंड विथ सबस्ट्रेट बट इट बाइंड्स विथ अदर साइड देन द एक्टिव साइट. इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट की जगह पे ज्वाइंट नहीं होता है, और एक्टिव साइट सिवा जो और कोई स्पेस है वहाँ पे ज्वाइंट होता है. और जब भी वो ज्वाइंट होता है इट ब्रिंग्स कन्फर्मेशनल चेंज in the enzyme. So no substrate can bind with enzyme, so no product will form. Right? नॉन कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, सीधा हिसाब है. क्या होता है, तो जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के सिवा और कोर साइट पे और कोई अलग साइट पे यूनाइट होती है. वहाँ पे जाके वो जब यूनाइट होती है तो जो एंजाइम क्या उसका कन्फर्मेशन पूरा चेंज कर देती है. तो एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसे चेंज कर देते हैं कि जिसकी वजह से अब ये एक्टिव साइट ना रहा. जैसे नहीं होता दोस्त ना रहा, वैसे एक्टिव साइट ना रही. राइट? और एक्टिव साइट का पूरा कन्फिगरेशन चेंज, स्ट्रक्चर चेंज हो गया. तो अब उसके साथ ये सबस्ट्रेट यूनाइट नहीं होगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी. राइट? ये एकदम बिल्कुल सीधा फंडा है. ठीक है. अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल जो अपनी बुक में नहीं दिए हैं बट करने तो है हमको. तो यहाँ पे एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल दिया है दैट साइनाइड इनहिबिटर है. इट बाइंड्स विथ एंजाइम. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं, साइनाइड बाइंड्स विथ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. सेम दूसरा एग्जाम्पल ये होगा ना, इनहिबिटर पेनिसिलिन. राइट? इट बाइंड्स विथ एंजाइम. राइट? कौन से एंजाइम के साथ वो यूनाइट होता है? रिक्वायर्ड फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया. और फिर जब एंजाइम के साथ ज्वाइंट होगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो फिर बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो हो नहीं पाएंगे. ठीक है. चलो नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट थर्ड एग्जाम्पल, एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है. क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज पास करता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स. राइट? जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो वहाँ से जो मैसेज पास करता है वो है जो उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? न्यूरोट्रांसमीटर. वो केमिकल है, आप हार्मोन भी बोल सकते हो फिलहाल. न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन क्या है? टू कन्वे मैसेज फ्रॉम वन नर्व सेल टू अदर. ठीक है. अपनी बॉडी में भी जो हमारा फंक्शन होता है ना, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, केमिकल से हार्मोन है. राइट? अब ये जो एसिटाइल कोलाइन है वो कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड और कोलिन, तब भी जाके मैसेज पास होता है, ट्रांसफर होता है मैसेज का. और ये जो रिएक्शन होता है एसिटाइल कोलाइन
एस्टरेज। कौन सा एंजाइम? एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। तभी वो मैसेज कन्वे होता है। अब क्या होता है समझना, तो मेलाथायोन या फिर नौ गैस। तो मेलाथायोन एक्चुअली हम जो इंसेक्ट को नहीं, वो काला स्प्रे, हीट स्प्रे आता है, देखना उसके फॉर्मूला में मेलाथायोन होगा। वो हम एक्चुअली मेलाथायोन से कैसे हम इंसेक्ट को किल करते हैं, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो मेलाथायोन है, दैट मेलाथायोन बाइंड्स विथ एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। मेलाथायोन किसके साथ ज्वाइंट होता है? एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। अब जब मेलाथायोन यहाँ पे ज्वाइंट हो गया तो अब क्या होगा, तो जो एसिटाइल कोलाइन है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब जब एसिटाइल कोलाइन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, क्यों? बिकॉज ड्यू टू एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज की इनएफिशिएंसी। क्यों इनएफिशिएंसी? बिकॉज उसने अपना ट्रैक बदल दिया, उसने दूसरा के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया अपना। तो एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज के साथ यूनाइट हुआ मेलाथायोन, तो मेलाथायोन इसके साथ यूनाइट हुआ, तो अब एसिटाइल कोलाइन का कन्वर्जन एसिटिक एसिड में नहीं होगा। तो जो एसिटाइल कोलाइन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। बट दूसरा एक नुकसान हुआ, क्या? जो मैसेज कन्वे होने थे यहां से यहां नहीं होंगे। अब जब पूरा मैसेज कन्वे नहीं होगा तो सारे मसल्स अकड़ जाएंगे, और मसल्स अकड़ जाएंगे और उसकी मूवमेंट नहीं होगी और उसका ज़्यादा डैमेज होगा, तब जाके वो इंसेक्ट मरेगा। आप देखना, जब हम वो काला हिट मारते हैं ना, तो उसके बाद जो भी इंसेक्ट है, मॉस्क्वीटो है या फिर कॉकरोच, वो सब उसके मसल्स सुकड़ जाते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों होता समझ में आया? वो पूरे अक्कड़ बन जाते हैं। क्यों? बिकॉज उसका रैपिड कंट्रिक्शन होता है, बिकॉज उसका जो रिदम होना चाहिए वो रिदम नहीं होगी, और पूरे जो मसल्स अकड़ जाने की वजह से क्या होता है, वो सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं, राइट? तो ये बात हो गई आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। चलो अब उसके लिए मैं आपको थोड़ा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर देती हूँ। तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका नॉर्मल ग्रोथ, ये आपके नॉर्मल ग्रोथ का वी मैक्स, तो ये आपके नॉर्मल ग्रोथ का वी मैक्स बाई 2, तो ये हो गया आपका Km, ये नॉर्मल के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसके लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। राइट, तो ये हो जाएगा उसका V max, तो ये हो जाएगा उसका V max बाई 2। तो आप देख सकते हो कि उसकी Km आ रही है सेम। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km वैल्यू नो चेंज, बट V max चेंज, और V max कम होता है, डिक्रीज होता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर? तो अब तो आप समझ सकते हो ना कि भाई जब भी हम बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव, तो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसी होती है? इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि भाई एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, तो फिर उसको हम कोई एंगल से करेक्ट नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर? चलो अब मैं उसको आपको वीडियो दिखा देती हूँ। तो अब देखो ये एंजाइम यहाँ पे आया कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ने क्या किया, अब उसने ऐसा चेंज क्या किया, अब सबस्ट्रेट यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हो सकता। देखा, कॉम्पिटिटर ही आ गया, तो वो हो गई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। समझ में आया? अब ये
नॉन कॉम्पिटिटिव। तो एंजाइम देख सकते हो यहाँ पे दूसरी साइड पे सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, पूरा कन्फर्मेशनल चेंज हो गया। कन्फर्मेशनल चेंज हो गया तो अब क्या होगा, सबस्ट्रेट आएगा सही, बट ड्यू टू कन्फर्मेशन चेंज नो रिएक्शन। क्लियर? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया कि भाई क्या है कॉम्पिटिशन, क्या है नॉन कॉम्पिटिटिव, राइट। तो मैंने आपको ये दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब आगे। अब आपके पास लास्ट तीसरा टॉपिक बचा है, वो है तीसरा एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फिर इसी को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन, ये भी मैं आपको बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ, 100% समझ में आएगा। तो जैसे ग्लाइकोलिसिस का एक रिएक्शन है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी एंड दिस occurs in the presence of enzyme हेक्सोकाइनेस। कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेस। ठीक है, अब एकदम सीधे सिंपल मीनिंग में समझाती हूं। अगर 100 ग्लूकोज है तो 100 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेंगे। सही है ना? फिर से एक बार, 100 ग्लूकोज है तो हमें 100 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलेंगे, मतलब मुझे 100 चाहिए। अब दो ऑप्शन है, एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें मुझे सिर्फ 95 मिल रहे हैं और दूसरी कंडीशन है जिसमें मुझे 110 मिल रहे हैं। तो जब 95 होंगे तब क्या करेगा, तो वो कंडीशन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पिन मारेगा, पुशअप करेगा, प्लीज हेक्सोकाइनेज हरी अप, राइट। तो इन सच कंडीशन दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट it stimulate enzyme for more production of glucose 6 phosphate। तो आप देख सकते हो यहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने एंजाइम को स्टिम्युलेट किया फॉर मोर प्रोडक्शन, सो दिस इज नोन एज अ पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव फीडबैक। अब दूसरा ऑप्शन देख लो, यहां पे 110 मतलब कि ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, ज्यादा भी नहीं चाहिए, तो अगेन यहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, वो एंजाइम को लेस एक्टिव होने के लिए बोलेगा। किसको? एंजाइम को, हेक्सोकाइनेस। तो एंजाइम लेस एक्टिव होगा, दैट इज लेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो ये हो गया फीडबैक इनहिबिशन, बट यहाँ पे उसका सिक्रीशन स्टॉप करवाता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। तो समझ लो, एंजाइम को स्टिम्युलेट करता है तो पॉजिटिव, और एंजाइम को इनएक्टिव करने का बोलता है तो वो है नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है। और सेकंड थिंग यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं तो वो एलोस्टेरिक साइट पे यूनाइट होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। चलो, तो वन मोर वीडियो। चलो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंजाइम के साथ देखो ये पहला सबस्ट्रेट आया, फीडबैक समझा रही हूँ बच्चों। तो चलो, ये पहली प्रोडक्ट मिली, एंजाइम बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और जैसे ये आपकी पहली प्रोडक्ट मिल गई। चलो, ये दूसरी प्रोडक्ट मिल गई। चलो, अब ये तीसरी प्रोडक्ट मिली।
देखो ये मुझे चौथी प्रोडक्ट मिल रही है यहाँ पे। चलो ये मेरे को 5वीं प्रोडक्ट मिली, 7 प्रोडक्ट चाहिए मुझे। हाँ चलो ये कौन सी मिली, 3 6 मिला, ये 7 मिली। मुझे 7 प्रोडक्ट ही चाहिए। तो अब देखो अब क्या हुआ, मेरी 7 प्रोडक्ट हो गई। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 और ये रही 7, देख सकते हो आप। मतलब अब मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, मुझे जो चाहिए चीज़। तो अब क्या करता है, समझ लो कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम के साथ बाइंड हुआ और अब क्या करेगा, एंजाइम में ऐसा चेंज लाया, आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब ये 8 नंबर प्रोडक्ट बन जाएगी, बट अब जो 9 आई ना वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। समझ में आया, ये पॉजिटिव फीडबैक इनिबिशन है। वापस देखो, सॉरी तो यहां पे चेंज आ गया स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्लियर, ओके। तो खुद से ही उसने क्या किया, खुद का सिक्रेशन बंद करवा दिया, राइट। तो वो हो गया फीडबैक इनहिबिशन। चलो वापस और एक दिखा देती हूँ अच्छे से फिर से, ठीक है। देखो फिर से, तो ये पहली प्रोडक्ट बन रही है, दूसरी बन रही है, तीसरी भी बन रही है, राइट, चौथी बन रही है, राइट, फिर ये देखो 5वीं वापस बन रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी 6 प्रोडक्ट बन गई। अब देखो यहाँ पे ये 7th बनी, 8 भी बनेगी, देखो 8 बन रही है। बट अब देखो यहाँ पे मेन जो है, देखो चेंज आ गया। तो अब देखो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाया, राइट। तो यही जो प्रोडक्ट थी उसमें एंजाइम के साथ यूनाइट होके उसका स्ट्रक्चर ऐसा चेंज किया कि जिसकी वजह से यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ। सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ तो अब प्रोडक्ट मिली नहीं, ठीक है। तो अपनी ये प्रोडक्ट डन हो गई। तो ये हो गया आपका फीडबैक इनहिबिशन, क्लियर। तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। होप्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा और प्लीज़ कमेंट करना भूलना नहीं, ठीक है। थैंक यू।